Good morning, students. Once again, we are here to discuss bond parameters. What is bond parameters? In previous video, I have told you about Lewis dot structure and formal charge. बेटा इसके पहले हमने दो वीडियो बनाया था लेविस डॉट स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए, फॉर्मल चार्ज उसको आप देख लेंगे। अगला टॉपिक आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में है बॉन्ड्स पैरामीटर। बॉन्ड्स पैरामीटर क्या है बेटा? एक्चुअल में बॉन्ड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए जो पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं दैट आर नोन एज बॉन्ड पैरामीटर्स। ओके, तो देयर आर 4 बॉन्ड पैरामीटर्स। यहाँ पे 4 बॉन्ड पैरामीटर्स हम लोग को पढ़ना है, 1, 2, 3 एंड 4। वो फर्स्ट है आपका बॉन्ड लेंथ। पहला पैरामीटर क्या है बेटा जो आपको स्टडी करना है? बॉन्ड लेंथ। सेकंड क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। और थर्ड है बॉन्ड इंथैल्पी। या इसी को बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी कहते हैं। और फोर्थ है बॉन्ड एंगल। तो बेटा किसी भी बॉन्ड का जो प्रॉपर्टी है वो 4 पैरामीटर्स के थ्रू डिफाइन होती है। दीज पैरामीटर्स आर नोन एज बॉन्ड पैरामीटर्स एंड दीज वन इज बॉन्ड लेंथ, सेकेंड वन इज बॉन्ड ऑर्डर, थर्ड वन इज बॉन्ड एंथैल्पी एंड फोर्थ वन इज बॉन्ड एंगल। ओके, तो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ, तो अभी नोट कर लेंगे बॉन्ड लेंथ स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, चलिए बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ बेटा यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बॉन्ड लेंथ जैसे बेटा ये देखो, ये हमारे पास एक एटम है, दूसरा एटम हमारे पास ये है। ओके, ये यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, यहाँ से इसका न्यूक्लियस। इन दोनों एटम को हमने क्लोज किया। पहले ये यहाँ पे थे और ये यहाँ था, हमने इसको क्लोज किया नज़दीक और इतना क्लोज ले आया कि जिससे ये स्टेबल हो गए। अगर उससे और क्लोज हम ले आते तो इसके न्यूक्लियस रिपल्सन करने लगते। हमारी बात ध्यान से समझिएगा, 2 एटम्स को हम क्लोज कर रहे हैं, नज़दीक ले आ रहे हैं और इतना हम नज़दीक इसको लेते चले आए कि ये दोनों जो है स्टेबल हो गए, दैट मीन्स बॉन्डेड फॉर्म में हो गए। और जब वो बॉन्डेड फॉर्म में हो गए तो उससे अगर क्लोज हम ले आएंगे तो न्यूक्लियस इसका रिपल्सन करने लगेगा और दूर हो जाएंगे। कहने का मीन्स 2 एटम्स को इतना क्लोज हम ले आए कि वो एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे हो गए बोथ एटम्स। और ये जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम है दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो बेटा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो इसकी है, ये हम इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को हम डी से दिखाते हैं। ओके, किससे दिखाते हैं? डी से। तो ये बॉन्ड लेंथ है। ये क्या है बेटा? बॉन्ड लेंथ। ये आपका एटम ए है, ये एटम बी है, तो बॉन्ड लेंथ को हम दिखाएंगे डी ए बी। ओके, तो बॉन्ड लेंथ समझ में आ गई होगी आपको बात हमारी कि बॉन्ड लेंथ एक्चुअली है क्या? बॉन्ड लेंथ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ द 2 एटम्स बॉन्डेड एटम। ध्यान देना हमारी बात को, हमने क्या कहा? द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, मतलब वो डिस्टेंस जिससे क्लोज करोगे तो उनमें रिपल्सन होने लगेगा, इसके न्यूक्लियस में और इसके न्यूक्लियस में। तो रिपल्सन ना हो उतनी क्लोज ले आओ, अगर ज़्यादा क्लोज आप दोनों एटम्स को ले आओगे तो रिपल्सन होने लगेगा। इसलिए क्लोज ले आने पे वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इसलिए हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द। तो आप बॉन्ड लेंथ को डिफाइन कर सकते हो, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between nuclei of 2 bonded atoms are known as bond length। इसको क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ओके, बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। बॉन्डेड एटम्स को क्लोज ले आने पे जिसके थ्रू वो क्लोज हो जाए उससे क्लोज नहीं हो पाएंगे। ऐसी डिस्टेंस जब वो क्लोज हो जाए और फर्दर आप क्लोज करो तो रिपल्सन होने लगे। एट दिस सिचुएशन पे जो उनके न्यूक्लियस के बीच की वो जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। इसी को बॉन्ड लेंथ कहेंगे। ओके बेटा, तो बॉन्ड लेंथ आपको क्लियर हो गई होगी। और बॉन्ड लेंथ की अगर हम फार्मूला लिखें तो बॉन्ड लेंथ
को अगर हम इस AB मालिक्यूल का दिखा रहे हैं तो DAB इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ इस एटम का यहाँ से यहाँ तक। देखो बेटा ये रेडियस और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सीरियस कर रहे हैं, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B होगा बॉन्ड लेंथ कि नहीं, हो जाएगा बेटा। ओके, तो आप बॉन्ड लेंथ की ये नोट कर सकते हो। ठीक, बॉन्ड लेंथ को दिखाने के लिए हम इसको एंगस्ट्रॉम में दिखाते हैं। इसकी यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम। तो वहाँ पे आप नोट कर लेंगे, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर। ये एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। ओके, आप भी जानते हो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर के, और 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर के। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ के बारे में। ओके बेटा, अब हम बात तो बॉन्ड लेंथ कर लिए कि बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के बिटवीन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। तो थोड़ा सा आप ध्यान दो बेटा, इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताया गया होगा कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस बताया गया होगा, मेटालिक रेडियस बताया गया होगा। तो थोड़ा सा आप अगर ध्यान दोगे तो वहाँ पे बताया गया होगा आपको कि कोवेलेंट रेडियस जो होता है बॉन्ड लेंथ का हाफ होता है। ओके बेटा, तो कहाँ से बॉन्ड लेंथ का हाफ है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक लेके यहाँ ये डिस्टेंस, ये क्या है, इस एटम A का रेडियस है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एटम B का रेडियस है। अगर इसका हम हाफ कर दें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, वो कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि कोवेलेंट रेडियस है ऑफ A इज इक्वल टू, अगर हमें निकालना है तो 1/2 बॉन्ड लेंथ दैट इज DAB। ठीक है बेटा, तो उसका हाफ कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड लेंथ का हाफ जो होता है वो क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम बॉन्ड लेंथ समझ गए। आप बॉन्ड लेंथ क्या है समझ गए, उसको किस में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में। और उसके बाद बॉन्ड लेंथ क्या है, इसका फार्मूला हो गया बॉन्ड लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ A और B। अब बात करते हैं, हम रेडियस की बात कर रहे थे, तुमने कहा कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस एंड आयनिक रेडियस, इन दोनों का अगर हम कोवेलेंट रेडियस का सम कर दें, 2 एटम के कोवेलेंट रेडियस का सम जो है बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। इसको मिरर्स करके आपको थोड़ा सा एक प्रीव्यू दे दे रहे हैं कि ताकि आपको रेडियस और बॉन्ड लेंथ में कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये बेटा हमारे पास क्या है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ये भी। ओके, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल के A और B का जो रेडियस होगा, A और B का जो रेडियस होगा उसका जो सम होगा दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। तो अगर कोवेलेंट रेडियस में देखा जाए तो बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस ऑफ A प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ B। ओके, A और B का कोवेलेंट रेडियस ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, बॉन्ड लेंथ मिल जाएगा। उसी तरह से वंडरवाल रेडियस में दोनों का ऐड कर देंगे तो बॉन्ड लेंथ मिल जाएगा, और आयनिक रेडियस में ऐड कर देंगे दोनों आयंस का रेडियस तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं विच फैक्टर अफेक्ट द, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। बॉन्ड लेंथ किसकी हम बात करेंगे, विच फैक्टर अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ। ओके, चलिए फैक्टर्स विच अफेक्ट, इंपॉर्टेंट है बेटा, बॉन्ड लेंथ को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। ओके, तो पहला फैक्टर है बेटा साइज ऑफ एटम। पहला फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है वो साइज ऑफ एटम। सिंपल सी बात है बेटा, साइज अगर एटम की ज़्यादा बड़ी है, ओके, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ हाई होगा या इंक्रीज कर जाओ। ओके, तो यू कैन से दैट साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड
लेंथ। ओके बेटा, आप इसको नोट कर सकते हैं, साइज बड़ी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, साइज इंक्रीज करेगी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, साइज डिक्रीज कर जाएगी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। इसको नोट कर लेंगे आप, तो साइज ऑफ एटम पे क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका साइज के बाद मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। हाँ, साइज ऑफ एटम में एक एग्जांपल हम लेते हैं, इससे बेटा आपसे पूछा गया, बताइए बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, HI की, HBr की, HCl की, HF की, बॉन्ड लेंथ किसकी जो है ज़्यादा है। तो HI में I की साइज़ बड़ी होगी आयोडीन की, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा। ओके, SBr और HCl में Br की साइज़ बड़ी है, इसलिए SBr की साइज़ बड़ी होगी बॉन्ड लेंथ। HCl और HCF में किसकी बड़ी है, HCl की बड़ी होगी, क्योंकि साइज Cl की ज़्यादा है। ओके, तो HI का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, उससे कम SBr का, उससे कम HCl का और सबसे कम HCF का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो कॉमन है बट आयोडीन की साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है ब्रोमीन से, फिर ब्रोमीन की ज़्यादा बड़ी है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा बड़ी है क्लोरीन की। तो हमें लगता है आपको साइज ऑफ एटम समझ में आ गया कि बस इतना रखना है, साइज अगर बड़ी है बॉन्ड इंक्रीज है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज कर जाएगा, साइज डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। तो दूसरा हमारा फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। ये क्या होता है दूसरा फैक्टर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स मीन्स बेटा कि सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड का होना, मल्टीपल बॉन्ड का होना। मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड्स का मीन्स है मल्टीपल बॉन्ड होना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मल्टीपल बॉन्ड्स मीन्स जब बॉन्ड इंक्रीज करेगा, किसी में सिंगल बॉन्ड है, किसी में डबल बॉन्ड है, किसी में ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे हम कार्बन का एग्जांपल लें, इसमें सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन में डबल बॉन्ड हमने बना दिया, इस कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हमने बना दिया। तो मल्टीप्लिसिटी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें इंक्रीज करा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जा रहा है। तो बेटा जब बॉन्ड्स इंक्रीज करेगा मीन्स मल्टीपल बॉन्ड बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिसिटी जो है, मल्टीप्लिसिटी में नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो आप इसको नोट कर लेंगे, इफ मल्टीप्लिसिटी increases the bond length decreases। बॉन्ड लेंथ क्या करेगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा किसका होगा, इसका होगा। ओके, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड का हो गया, डबल बॉन्ड इसमें हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होगा। बात हमारी समझ में आ रही है आपको। ओके, चलिए अब हम थर्ड फैक्टर की बात करते हैं। थर्ड फैक्टर क्या है, थर्ड फैक्टर क्या है बेटा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड हो गया। थर्ड फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। अब समझ गए होंगे बात को। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ फैक्टर कौन है, फोर्थ फैक्टर इसका है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, एक्चुअल में यहाँ पे हम तीन ही हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, sp, sp2 और sp3। ओके बेटा, अब देखो s ऑर्बिटल जो होता है वो क्लोज होता है न्यूक्लियस के। s ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के क्लोज होता है, तो वो साइज उससे डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि जब न्यूक्लियस के क्लोज होगा तो ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएगा, जिससे बॉन्ड लेंथ उसकी जो है या साइज कर सकते हो डिक्रीज हो जाएगी। जब साइज डिक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड लेंथ भी क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से यस करेक्टर अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, यस करेक्टर अगर कम है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। तो अगर हम इसकी बात करें कि किसी में sp हाइब्रिडाइजेशन है या sp2 है या sp3 है, इसमें देखिए यस करेक्टर 50% है, इसमें यस करेक्टर आपका 33% हो जाएगा, और इसमें यस करेक्टर कितना है, 25% है।
कौन सा करेक्टर, यस का करेक्टर, मतलब यस ऑर्बिटल कितना है, तो वो कितना है यस ऑर्बिटल्स में 50%, 33%, 25%। तो sp में अगर हाइब्रिडाइज कोई ऑर्बिटल है या एटम है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो लेस होगी, और उससे ज़्यादा जो है sp2 की होगी, sp3 की उससे ज़्यादा। मतलब अगर हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखें तो ये ऑर्डर आएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे हमें लगता है चारों फैक्टर। तो बात हम करते हैं अब इसके बाद दूसरे टॉपिक की। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है अगली पैरामीटर्स है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर बेटा एक्चुअल में लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाना सीख लिया होगा। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जो एटम्स के बिटवीन बॉन्ड फॉर्म होते हैं दैट नंबर ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। ये जो एक जनरल डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं जो सब पे अप्लाई नहीं कर सकते आप, लेकिन देखा जाए ओवरऑल तो एक जनरल डेफिनेशन ही आती है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन लेविस डॉट स्ट्रक्चर इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट्स कर सकते हैं, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट between two atoms in Lewis dot structure of that atoms are मॉलिक्यूल और आयंस। जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आयंस होगा उसके बिटवीन जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप बना रहे हो तो उसमें जो टू एटम्स के बिटवीन जो बॉन्ड होगा, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे दैट इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल हम लेते हैं H2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, आप जानते हो दोनों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसमें बॉन्ड कितना है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिटवीन जो है अगर हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो ये आता है हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, बोलो तो इसमें बॉन्ड कितने हैं 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। ओके, उसी तरह से ऑक्सीजन में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बिटवीन अगर हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हमारे पास आता है। ओके, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 3 हो गया। अब बेटा हमारी बात नोटिस करें आप। ओके, तो जनरल डेफिनेशन आपके माइंड में रहना चाहिए कि एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में 2 एटम्स के बिटवीन, हमेशा बॉन्ड ऑर्डर हम 2 एटम्स के बिटवीन फाइंड करते हैं। ओके, पॉलीएटॉमिक अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें 2 एटम के बिटवीन हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली है क्या? बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन। ओके, ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन बेटा सब पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जब देखा गया तो जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होती है, इसको आप बना लेंगे, जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होती है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है बेटा वो 2 टाइप्स की हमें मिली। क्या 2 टाइप्स की मिली? एक तो इंटीजर्स मिले, मतलब इंटीजर्स नंबर 1 2 3 4 5 में मिला। दूसरा मिला फ्रैक्शनल वैल्यू मिला हमें। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू आई। कैसी वैल्यू आई? फ्रैक्शनल वैल्यू आई। और मोस्टली ज़्यादातर में इंटीजर्स आई, मतलब 1 बॉन्ड ऑर्डर 2 बॉन्ड ऑर्डर 3 4 5 6, और किसी किसी में फ्रैक्शनल आया 1/2 आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है, 1.5 आ गया, समझ रहे कि नहीं? तो इस तरह से आया जो है बॉन्ड ऑर्डर। इसमें बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होता है, तो आप हमेशा नोटिस किए रहेंगे बॉन्ड ऑर्डर में भी इंटीजर आर फ्रैक्शनल। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जो है वो इंटीजर भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ओके, क्लियर। चलिए, अब कहाँ पे फ्रैक्शनल होता है, कहाँ पे इंटीजर होता है वो हमें जानना है। इंटीजर तो आप समझ गए कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाओगे, उसमें जिस एटम के बिटवीन आपको बॉन्ड ऑर्डर फॉर्म कर पता लगाना है, उसके जो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स को आप फाइंड कर लोगे। कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, तो इसमें उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन ऐसे
मॉलिक्यूल्स और आयंस जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं उनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल आया। वो क्या आया बेटा? फ्रैक्शनल आया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं CO3 के केस में, CO3 डबल माइनस के, ठीक है। CO3 डबल माइनस का अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएं तो CO3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से होगा बेटा। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं CO3, ये हो जाएगा आपका कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पे 2 to 4 to 6 हो गया, 1 2 3 4 6, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, ओके। एक तो ये बन रहा है लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका, ओके। एक और क्या बन सकता है इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बेटा? ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ भी डबल बॉन्ड हो सकता है, तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आप दिखा दो और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखा दो, ओके। एक ये भी कंडीशन हो सकती है इसकी रिप्रेजेंट करने की कि हम यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दें। बात हमारी समझिएगा, ओके। यहाँ हो जाएगा निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, बाकी इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। ठीक है। ये 3 लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसके बनते हैं बेटा, और ये बोले जाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोले जाते हैं बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO2-1 सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, और ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब बेटा अगर हम कहें आपसे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर आप बताओ, तो आप बताओगे इसके भी डबल बॉन्ड है इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, यही बताओगे। या हम यहाँ बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो आप कहोगे बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 है, इसका पूछे तो बॉन्ड ऑर्डर आप कहोगे 1 है, यही कहोगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो बॉन्ड ऑर्डर CO3 का होता है वो तीनों बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, तीनों बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। ऐसे केस में हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, जितने भी अगर कोई ऐसे आयंस मतलब मॉलिक्यूल है या आयंस है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, दैट मीन्स मोर देन 1 लेविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम उस एटम में जो बॉन्ड ऑर्डर है उसको सम कर लेंगे, उसके बाद उसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने बन रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। जैसे हम इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ हो रहा है, तो 2 + 1 कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? 1 2 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 4 3 4 हो गया, 2 1 3 3 1 4 में 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1.33 पिकोमीटर। ये इसका बॉन्ड लेंथ आ गया, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर आ गया, पिकोमीटर कर रहे थे, बॉन्ड ऑर्डर की यूनिट नहीं होती, 1.33, ओके। तो ये आ गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1.33 आ गया, समझ रहे? अब इसका भी बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.33, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1.33 और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1.33 होता है, ओके बेटा, समझ में आई बात? अब ये क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, बॉन्ड ऑर्डर की फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। तो उसमें आप नोट कर लेंगे जहाँ पे आपने फ्रैक्शनल वैल्यू लिखा है, फ्रैक्शनल वैल्यू कब आती है बॉन्ड ऑर्डर की? ड्यू टू रेजोनेंस के कारण आती है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण आती है। जब कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स और कैटायंस है जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है, या यू कैन से इन अदर वर्ड्स लेविस डॉट स्ट्रक्चर में वो मोर देन 1 लेविस डॉट स्ट्रक्चर से जो रिप्रेजेंट होता है उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज़ वो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है बेटा? फ्रैक्शनल वैल्यू होती थी। यहाँ पे 1.33 होती है। अब समझ गए होंगे आप किसकी फ्रैक्शनल होती है और किसका इंटीजर होता है। तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा उस मॉलिक्यूलर आयंस का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो फ्रैक्शनल होता है। जो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, वो जो उसका क्या होता है, उसका इंटीजर होता है बॉन्ड ऑर्डर, ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर आप फाइंड कर लेंगे इसी तरह से, ठीक है बेटा। तो बॉन्ड ऑर्डर भी हमने आपको क्लियर कर दिया। और एक चीज़ जो हमने फाइंड किया इसका हम यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहे हैं। अगर आपको ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हो आप? तो यहाँ पे एक फार्मूला आप लिख लोगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स
ओके, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, एटम के बिटवीन कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, अपॉन या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके बेटा, इससे डिवाइड कर, वही तो हमने किया था, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑर्डर 2 बॉन्ड 1 1, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमने यहाँ निकाला तो 2 बॉन्ड 1 1, तो यहाँ पे हमने नोट कर दिया था इसका 2 + 1 + 1 कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो मोर देन 1 लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनता है उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकेंड और थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो टोटल 3 है, 3 से हमने डिवाइड कर दिया था, तो 4/3 = 1.33 आ गया था बॉन्ड ऑर्डर, या 4/3 आ गया था बॉन्ड ऑर्डर। समझ गए बेटा, तो आप ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर भी हम लोग क्लियर कर लिए। अब बॉन्ड ऑर्डर जो है, आप चलिए बेटा, अब नेक्स्ट जो है पैरामीटर है बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी को बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं या बॉन्ड एनर्जी भी बोला जाता है। अब बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, थर्ड पैरामीटर्स बॉन्ड इंथैल्पी। तो बॉन्ड इंथैल्पी बेटा द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स टू सेपरेट गैसियस एटम्स आर टू सेपरेट इनटू गैसियस एटम्स। तो आप कह सकते हो कि बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, 1 मोल बॉन्ड्स को बेटा, अगर यहाँ पे हमारे पास ये सपोज करो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसके 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी अमाउंट की रिक्वायर्ड होगी, दैट इज नोन एज बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, that is known as bond enthalpy, or in other words you can say that the amount of energy which is required to break down 1 mole of bonds to separate their atoms into gaseous atom, उनके एटम्स को सेपरेट करके गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी अमाउंट होगी, दैट इज नोन एज, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज नोन एज बॉन्ड इंथैल्पी। उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी बोलेंगे। ओके, तो आप नोट कर सकते हैं बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to break 1 mole bond to separate its atom into gaseous form। ठीक है ना, इसके एटम को गैसियस फॉर्म में सेपरेट करने के लिए 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज नोन एज बॉन्ड इंथैल्पी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड इंथैल्पी को। बॉन्ड इंथैल्पी को हम मेज़र करते हैं किलो जूल पर मोल में। किस में मेज़र करते हैं बेटा, किलो जूल पर मोल में बॉन्ड इंथैल्पी को मेज़र किया जाता है। जितनी एनर्जी 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड है उसको हम किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और बॉन्ड जो इंथैल्पी है, ये तो आप समझ गया कि 1 मोल बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बॉन्ड लेंथ है, सॉरी बॉन्ड एनर्जी है, और बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किलो जूल पर मोल से। ओके, अब बात आती है कि जो बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी वो किस पे डिपेंड करती है, तो ध्यान दीजिए हमारी बात पे, बॉन्ड इंथैल्पी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। 1 बाय 1 करके हम आपको फैक्टर बता रहे हैं, उसको आप नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फैक्टर्स which affect बॉन्ड इंथैल्पी, जो बॉन्ड इंथैल्पी को अफेक्ट करती है। इसमें नंबर 1 है, फिर से वही, साइज ऑफ एटम। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, बॉन्ड इंथैल्पी समझने के लिए एक
आपको बता दें कि ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि अगर बॉन्ड लेंथ जो है लो होगी या डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड इंथैल्पी उसकी हाई होगी। बॉन्ड लेंथ अगर डिक्रीज कर जाएगी या कह सकते हो कि लो है तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगी? हाई होगी। बॉन्ड इंथैल्पी हाई होगी। ओके, ये बात याद रखना। क्यों? बॉन्ड लेंथ अगर डिक्रीज हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। तो बॉन्ड लेंथ अगर डिक्रीज कर गया तो बॉन्ड इंथैल्पी हाई होगी। ठीक, तो चलिए फिर से फैक्टर पे आते हैं, साइज ऑफ एटम पे। अब बताओ बेटा, साइज इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो हमारा बॉन्ड वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा तो उसकी ब्रेक करने के लिए उसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी इट मीन्स अगर साइज इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, और साइज इंक्रीज कर जाने से बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी। तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, इफ द साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेज देन द बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीजेज। ठीक है, बॉन्ड इंथैल्पी क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। चलिए यूनिवर्सल प्रोपोर्शन हमने लिख दिया, समझ गए होंगे। सेकेंड फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था बॉन्ड लेंथ में, वही फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। देखो बेटा, मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज करेगी तो हम लोग बॉन्ड लेंथ में पढ़े हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगी? हाई हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड वो क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। और बॉन्ड स्टेबल होगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे भी याद रखेंगे, मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा तो बॉन्ड इंथैल्पी हाई हो जाएगी। हमारी बात ध्यान सुनिएगा, बॉन्ड इंथैल्पी बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड कर रही है, और बॉन्ड लेंथ अगर डिक्रीज कर गया तो बॉन्ड स्टेबल हो गया तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। ओके, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी मतलब साइज ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड इंथैल्पी लो हो जाएगी। तो यहाँ मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है, जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है। ओके, तो मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से बॉन्ड लेंथ छोटा होता चला जा रहा है, तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या करेगी? बढ़ जाएगी। ओके, तो मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज कर रही है। तो आप नोट कर सकते हैं, इफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेज बॉन्ड इंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेज बॉन्ड इंथैल्पी भी क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगा। ओके, क्योंकि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। ओके बेटा, चलिए तो उसके बाद सेकंड फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर की हम बात करेंगे, इसको इरेज करेंगे, आप वीडियो पास करके नोट कर लेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थर्ड फैक्टर है बेटा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के कारण रिपल्सन होगा। तो आप थर्ड में लिख लेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर एटम पे है तो क्या करेगा? रिपल्सन। जैसे यहाँ पे देखो, ये है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है बेटा। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करते हैं, और रिपल्सन के कारण बॉन्ड की जो है एनर्जी है, बॉन्ड की जो है एनर्जी है, या कह सकते हो कि बॉन्ड में रिपल्सन होने से वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, या उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज कर जाने से उसकी बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हैं तो उसकी बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन होगा, रिपल्सन से उस मॉलिक्यूल में एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज कर जाएगी तो जब आप उसको एनर्जी दोगे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो जल्दी वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ओके, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड इंथैल्पी कम हो जाएगी, याद रखना। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स if more then bond enthalpy
विल बी लो, बॉन्ड एंथैल्पी लो होगी, इसलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी। और अगर हम कंपैरिजन करें जो है इसके अलावा बॉन्ड एंथैल्पी की ऑक्सीजन की, तो ये देखिए इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, ओके। तो बॉन्ड एंथैल्पी किसकी जो है कम होगी, इसकी जो है बहुत कम होगी, ठीक है, और इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ओके। और कंपैरिजन हम अगर कर ले ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन में देखिए ट्रिपल बॉन्ड है और इसके पास एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में बॉन्ड एंथैल्पी अगर हम देखें तो बॉन्ड एंथैल्पी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ओके बेटा। चलिए, तो ये है आपका, हमने आपको क्लियर करा दिया बॉन्ड एंथैल्पी। तो बेटा हमारा लास्ट पैरामीटर बचा हुआ है बॉन्ड एंगल, इसको भी आप देख लेंगे। बॉन्ड एंगल क्या है, एक सिंपल सा है ये बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल आप जानते हो बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो ऑर्बिटल होते हैं या जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बिटवीन जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज़ नोन एज बॉन्ड एंगल। तो आप यहाँ जैसे एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन ऐड है, यहाँ पे दूसरा कार्बन बॉन्डेड है, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ओके। अब ये जो कार्बन, यहाँ पे कार्बन से कार्बन जुड़ा है या हाइड्रोजन ही जो भी है, यहाँ पे देखेंगे ये बॉन्ड एक बना, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, चौथा बॉन्ड, तो इस बॉन्ड से इस बॉन्ड के बीच जो एंगल होगा दैट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल हो गया, ये क्या है, बॉन्ड एंगल, ओके। यहाँ भी बॉन्ड एंगल, यहाँ भी बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, बॉन्ड एंगल इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्ड, बिटवीन द टू बॉन्ड्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है, या बता सकते हो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, से भी आप कर सकते हो द ऑर्बिटल्स containing bonding electrons ऐसे नहीं, ऐसे लिख सकते द एंगल बिटवीन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, द एंगल between the orbital of bonding electrons, okay, एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। या ऐसे भी आप कर सकते हो द एंगल बिटवीन bonds of atom, the angle between bonds of atom, okay। ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल अगर हम देखेंगे तो इसका बॉन्ड एंगल जो होता है बेटा 109 डिग्री 28 मिनट आता है, ओके। चारों बॉन्ड एंगल का कितनी मेजरमेंट है, 109 डिग्री 28 मिनट, ओके। इसी तरह से अगर हम इसका बनाएं, क्या कहते हैं, अमोनिया का, किसका, अमोनिया का, तो ये देखिए अमोनिया का 3 हाइड्रोजन इसके साथ होते हैं, तीनों हाइड्रोजन इस तरह से रहते हैं और इसके बिटवीन जो बॉन्ड एंगल है ये 107 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और उसी तरह से वाटर के मॉलिक्यूल का देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल के बिटवीन जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड, इसका जो है बॉन्ड है 104.5 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और BF3 के बिटवीन अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो ये देखिए यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, ये 120 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये बॉन्ड एंगल है बेटा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल को हमने डिफाइन कर दिया। बॉन्ड एंगल क्या है, बस बॉन्ड एंगल को बताएंगे, एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स आर एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ओके। तो बेटा आपका पैरामीटर्स क्लियर हो गया, एक बार रिवाइज कर लेंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो ऑनलाइन क्लास में हम आपको दूर कर देंगे बेटा। थैंक यू।